यूपी के अंदर नकल विहीन परीक्षा कराना असंभव है। नकल रोकने को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। आप लोगों ने अब तक कितने नए विश्वविद्यालय खोले हैं? हर मंडल स्तर पर एक सरकारी विश्वविद्यालय है। बच्चों की मनोस्थिति को बदलने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मनस्थिति बदलती है, देश काल वातावरण जो बदलता है। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग एक बार फिर जोर शोर से उठ रही है। कभी निहित स्वार्थों की राजनीति हमारा नेतृत्व नहीं करता। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। विपक्ष का कहना है कि ये राजनीति के तहत किया जा रहा है। तो जो काम गलत करेगा वो फंसेगा। बच्चों को तकनीक से कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? लैपटॉप, टैबलेट सबसे बड़ा माध्यम आ जाएगा तो अपने आप तकनीक से जुड़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका ढांचा कहां तक पहुंचा है? शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बच्चों को कौशल विकास से जोड़ने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? शुरुआत हो गई है निचले स्तर से। क्या भारतीय जनता पार्टी भी कोई खास रणनीति बना रही है कि ओबीसी और दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम करे? राष्ट्र के निर्माण पे, विकास के लिए वोट करती है। योगी जी के बुलडोजर की चर्चा हर तरफ है। सिर्फ यूपी ही नहीं, और प्रदेशों में भी इसकी डिमांड है, मांग है। जो काम अच्छा होता है तो दुनिया उसको सराहती है। योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने और जब योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, दोनों कार्यकाल में आपको कुछ फर्क नजर आता है? कई तो अति उत्साह में कहते हैं योगी जी को हमारे यहाँ भेज दो। तो ये काम करने की क्षमता का कमाल है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक बेहद खास मेहमान। और बेहद खास मेहमान ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा मंत्रालय संभाल रहे हैं जो हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग ये देखते हैं और आने वाले समय में कैसा रोजगार होगा, आने वाले समय में हमारे बच्चे कैसा पढ़ेंगे लिखेंगे, कैसी एजुकेशन उन्हें मिलेगी, ये सब इनके विभाग के द्वारा देखा जाता है, निगरानी रखी जाती है और कोशिश करी जाती है इसे बेहतर से बेहतर कैसे किया जा सके। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं बातचीत कर रहा हूँ। जो मेहमान आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। कैसे हैं आप? बढ़िया, दुआ है आपकी। सवाल आपसे बहुत हैं क्योंकि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप ऐसा विभाग संभाल रहे हैं जो आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की दिशा दशा सब कुछ तय करेगा, रोज़गार तय करेगा, एजुकेशन लेवल तय करेगा। तमाम तरह के सवाल आपसे हैं जो मैं करूंगा और कोशिश करूंगा बिंदुवार तरीके से तमाम सवालों के जवाब जनता के बीच तक पहुंचे। लेकिन उस सबसे पहले, क्योंकि आपका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, आप आरएसएस में रहे हैं, काम किया है आपने, आप एबीवीपी में रहे हैं, पार्षद बने 1989 में, उसके बाद विधायक और आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। कैसा महसूस करते हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर? देखिए, हम लोगों ने जब राजनीति शुरू की थी, चाहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में की हो, चाहे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में की हो, वो समय था जब पूरे देश में 2 एमपी हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में 12 एमएलए हुआ करते थे। हम मंत्री बनेंगे ये सोच तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार बनेगी यह भी सोच नहीं था। लेकिन भारतीय राजनीति को किसी विचारधारा की ज़रूरत थी। स्वतंत्रता के बाद वही अंग्रेज़ों की अंग्रेज परस्त विचारधारा वही चल रही थी। उसको बदलाव के लिए इस देश के चिंतकों ने सोचा था और उस जब स्कूल ऑफ थॉट ने राजनीति में एक विद्यार्थी जगत में, विद्यार्थी परिषद हर क्षेत्र में अलग अलग, तो इसलिए काम किया, सत्ता के लिए नहीं, वैचारिक अधिष्ठान स्थापित हो नीचे तक, उसके लिए काम किया था हमने। आपके विभाग के बारे में बात करें, सरकार के बारे में बात करें, आने वाले चुनाव के बारे में बात करें, उससे पहले एक सवाल मैं आपसे जुड़ा हुआ और ले लेता हूं, क्योंकि आपको भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? ये आगरा की जनता का स्नेह है। वैसे इसके पीछे कहानी ये है कि आगरा पानी की समस्या से जूझ रहा था। आगरा को 400 मिलियन लीटर पानी पर डे की आवश्यकता थी, लेकिन यमुना से मात्र 100-125 मिलियन लीटर पर डे पानी उठता था। इसलिए वो, और दूसरा पानी यमुना का ख़राब, तो आगरा को पानी की सख्त ज़रूरत थी। एक प्रोजेक्ट था गंगा जल प्रोजेक्ट, जो किसी ने बनाया होगा कभी, वो इंजीनियर साहब आजकल दुबई में है कहीं, वो फाइलों में पड़ा हुआ था। तो उसको पुनर्जीवित करना और उसको कार्यान्वित करा ले जाना, सड़क से लेके सदन तक संघर्ष किया और फिर उसको पूरा कराना,
एक बड़ा दुष्कर कार्य था। 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बना जब हमारे नेता मोदी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की उपस्थिति में बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई, इसलिए लोग आगरा के मुझे आगरा का भगीरथ कहते हैं। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आपके विभाग की बात हम कर लेते हैं। आप एक ऐसा विभाग संभाल रहे हैं जिस पर लगातार नज़र बनी रहती है, और ख़ास तौर से जब यूपी बिहार की बात होती है तो तमाम तरह की बातें होती हैं। जब एजुकेशन को लेकर बात करी जाती है, शिक्षा को लेकर बात करी जाती है, सबसे बड़ा सवाल तो ये किया जाता है, मैं बिहार को छोड़ देता हूँ, हम यूपी की बात करते हैं। ये सवाल किया जाता था, अब मैं ये कहूँगा कि यूपी के अंदर नकल विहीन परीक्षा कराना असंभव है। इसके लिए आप लोगों ने कार्य किया, ये संभव कैसे हुआ? देखिए, यूपी और बिहार में थोड़ा सा शामिल करता हूँ बिहार को। वो दुर्दशा थी शिक्षा की, किसी भी प्रदेशवासियों का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि यदि कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हम तुमको नकल का अधिकार देंगे और हमें वोट दो। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य था, और बिहार का दुर्भाग्य ये था जिसने बिहार में टॉप किया था, उस लड़की से जब पूछा आपके सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट नहीं बता पाई थी। तो शिक्षा का स्तर ये मिला था उत्तर प्रदेश को। माननीय योगी जी के योगी प्रथम में उसको पटरी पर लाया गया, और योगी द्वितीय में आशातीत सफलता मिली है, और एक सुधार हो रहा है, धीरे धीरे और सुधार की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश की जो नकल रोकने की प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी उसमें सफलता भी मिली है, धीरे धीरे आगे प्राप्त करेंगे। हमने नकल रोकने को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। वह दिन दूर नहीं जब योगी जी के नेतृत्व में जो हमको उनका मार्गदर्शन मिलता है, उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षाएं होंगी। योगेंद्र जी, आपने महत्वपूर्ण बात बताई। आपने ये कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने का आपने काम किया, आपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, एडवांस टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आने वाले समय में पूरे तौर पर आप ये कहेंगे कि नकल विहीन परीक्षा यूपी के अंदर हो रही है, और अगर कोई कोशिश करेगा तो उसे दंड मिलेगा। या बिल्कुल प्राइम न्यूज़ के मंच से बिल्कुल मजबूती से इस बात, बिल्कुल। तो ये कौन सा समय आ जाएगा, कब तक हम ये कह सकते हैं कि आप ये बात मजबूती से चरितार्थ कर देंगे? देखिए, अभी तो 1.25 साल लगभग हुआ है दूसरे योगी जी की सेकंड को। तो इसमें मैं एक और बता दूं आपको कि एक समय था कि उत्तर प्रदेश में B+ स्नैक श्रेणी भी किसी विश्वविद्यालय पे नहीं थी। जिसको B+ मिल जाती थी वो बड़ा ढोल बजाता था। आज परिवर्तन जो हो रहा है, नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है। तो आगरा में 5 सरकारी विश्वविद्यालय यदि A++ पा रहा है तो उसका माने सरकार की तरफ से मेहनत हो रही है। तो 5 सरकारी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आ चुके हैं, 5 प्राइवेट विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आ चुके हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग में वो लोग जाएं, उसमें पार्टिसिपेट करें, उतने स्टैंडर्ड को बनाएं। ये हम लोगों का प्रयास जारी है, माननीय योगी जी का और हमारी महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी का। ये दोनों मिलकर हमको गाइडलाइन देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक नकल जो आपने प्रश्न किया कि कब तक, तो मेरा अंदाज़ है कि अगले बार जब योगी जी की अगली सरकार आएगी तब तक नकल विहीन परीक्षा हो जाएंगी। चलिए, तो नकल की बात रही, हम और थोड़े से मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटीज़ में कितना बदलाव आया है, और क्या बदलाव आप लोग आने वाले दिनों में करने की सोच रहे हैं? जैसा मैंने अभी कहा कि इससे पहले B+ श्रेणी का भी कोई विश्वविद्यालय नहीं था नेक रैंकिंग में। आज हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे 5 विश्वविद्यालय, उसमें लखनऊ भी है, झांसी है, गोरखपुर है, अब ये वर्ल्ड क्लास रैंकिंग में भी जा रहे हैं। तो कितना अपग्रेडेशन हो रहा होगा, ये स्वाभाविक है। हर चीज़ में अपग्रेडेशन होता है तब ये चीज़ मिलती है। और ऐसी अभी मैं आज यहाँ पर शारदा विश्वविद्यालय में भी आया, तो देखने लायक विश्वविद्यालय बन रहे हैं। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा पहुँचे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की कल्पना है, और नई शिक्षा नीति बनाने के निर्देश उन्होंने हमको दिए हैं कि जो असेवित जिले हैं, जहाँ विश्वविद्यालय है ही नहीं, वहाँ पर विश्वविद्यालय खोलने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाएं, जिससे प्राइवेट लोग आए, वो प्रोत्साहित हों और वहाँ के खोलें। तो जब हर ज़िले में एक विश्वविद्यालय खुल जाएगा तो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा पहुँचेगी, तो सर्वांगीण विकास होगा। सिर्फ शिक्षा ही नहीं पहुँचेगी, जब वहाँ पर विश्वविद्यालय खुलेंगे तो वहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा, वहाँ विश्वविद्यालय खुलेंगे, रोजगार के अवसर होंगे, वहाँ विश्वविद्यालय खुलेंगे, शिक्षा अंतिम तक बिंदु तक पहुँचेगी, और मानव जीवन के लिए शिक्षा और चिकित्सा
यानी पढ़ाई और दवाई कितनी ज़रूरी है आप सब जानते हैं। ये आपने एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर उठाया। मैं सवाल आपसे करने ही वाला था, लेकिन सोचा था थोड़ा बाद में करूँगा। अभी सवाल ये आपसे कर लेता हूँ। आप लोगों ने अब तक कितने नए विश्वविद्यालय खोले हैं? सरकारी 4 विश्वविद्यालय बन रहे हैं, निर्माणाधीन है, और 3 विश्वविद्यालय और खुलेंगे। माननीय योगी जी का जो सपना है, लक्ष्य, और लक्ष्य पूरा हो रहा है वो, कि हर मंडल स्तर पर एक सरकारी विश्वविद्यालय हो, वो पूरा हो जाएगा। 3 को और अनुमति मिल चुकी है, उनके लिए ज़मीन तलाशी जा रही है। मिर्ज़ापुर तो ज़मीन तलाश ली भी गई है और उसको अप्रूवल मंत्रिपरिषद से होना है। इस ओर प्रगति है। और प्राइवेट विश्वविद्यालय 12 विश्वविद्यालयों को LOP और LOI मिल चुकी है, और कम से कम निजी विश्वविद्यालय को, और कम से कम 8 और ऐसे हैं जिन्हें LOI और LOP मिलने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका ढांचा कहाँ तक पहुँचा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल बिंदु मैं पहले बता दूं आपको, कि आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी, कि आज से पहले मतलब माननीय योगी जी की और मोदी जी की शिक्षा नीति से पहले लॉर्ड मैकाले की दी शिक्षा पद्धति थी इस देश में, जिसने शिक्षा पद्धति देते समय ये कहा था कि मैं वो शिक्षा दे के जा रहा हूँ हिंदुस्तान जो काले अंग्रेज पैदा करेगी, अंग्रेज़ों के एजेंट या कर्मचारी पैदा करेगी, और वास्तव में यही हो रहा था। आज शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। शिक्षा के मूल बिंदु में शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, ये मूल न्यूक्लियस है उसका NEP का। और इसके सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम बन रहे हैं, कार्यक्रम बन रहे हैं, नीति योजनाएं बन रही हैं। तो अब सब जगह इन 3 मूल बिंदुओं को देखते हुए शिक्षा की ढांचे को तैयार किया जा रहा है। IT और टेक्नोलॉजी में यूपी कितना आगे बढ़ा है? IT पहले यूपी बहुत पिछड़ा हुआ था। अभी माननीय योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर का वो हुआ है शिलान्यास, और शुरू भी हो गया है वो, जो 60,000 करोड़ की लागत का है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, बल्कि एशिया का। ऐसे ही और जो उससे डाटा सेंटर, एज डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में खोलने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात हुई है। तो उन्होंने लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद, वाराणसी, इस जगह अपने एज डाटा सेंटर खोलने की, तो ये काफ़ी विकास हो रहा है इस समय IT सेंटर पे। अब IT को एक्चुअल में आदमी क्या सोच सकता है, IT वो कर सकती है, तो उस ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आप IT और टेक्नोलॉजी को तो अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है, क्योंकि एक परसेप्शन का खेल बहुत बड़ा होता है, और ख़ास तौर से जो युवा होते हैं, परसेप्शन उनके दिमाग पर एक बहुत गहरा असर करता है, मनोस्थिति जिसे हम कहते हैं। बच्चों की मनोस्थिति को बदलने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मनस्थिति बदलती है, देश काल वातावरण जो बदलता है। और एक समय था उत्तर प्रदेश को IT या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से बड़ा बैकवर्ड माना जाता था। अब वो बदल रहा है। नोएडा एक हब बन चुका है। आगरा में अभी जो नई नीति, शिक्षा नीति, उसकी स्टार्टअप नीति उन्होंने घोषित की है माननीय योगी जी ने, उसमें TTZ एरिया है आगरा के इर्द गिर्द, ताज ट्रेपोजियम जोन जिसको बोलते हैं। यहाँ पर अलग इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं लोगों को आमंत्रित करने के लिए। IT पार्क खोले जा रहे हैं। IT सिटी आगरा में मैंने माननीय योगी जी से बात की है, उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है कि हाँ IT सिटी बनना चाहिए। तो जब ये सब बनेंगे तो अपने आप वातावरण बनेगा, और वातावरण बनेगा तो यहाँ पर छात्र आकर्षित होंगे। बच्चों को कौशल विकास से जोड़ने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हर जगह जो मैंने कहा NEP 20 में रोजगार से जोड़ना, वो रोजगार से जोड़ना, कौशल विकास से जोड़ना। अब उनको जैसे छोटे छोटे रोजगार हैं जो अब आने वाले समय में मिलने वाले नहीं है, उसके टेक्नीशियन, प्लम्बर हुआ, बढ़ई हुआ, लोहार हुआ, ये सब, इन सब को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। हाई स्कूल से शुरू है, इंटर, BSc, BA वगैरह सब में। तो अब इनको रोजगार का एक कोई ना कोई सब्जेक्ट उससे जोड़ा जाएगा और उन्हें पढ़ाया जाएगा, जिससे कि स्किल्ड भी हों और पढ़े हुए भी हों। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया, और ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत करी है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि यूरोपियन जब हम कंट्रीज़ में जाते हैं, USA में जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि अलग अलग
क्षेत्रों में आपने जिस तरीके से सब्जेक्ट जोड़ने की बात करी है, वो लोग उन सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, डांस में मास्टर्स करते हैं, स्पोर्ट्स में ग्रेजुएशन करते हैं, अलग अलग तरह के जो भी उनके शौक़ होते हैं, हैबिट जो उन्हें करना चाहते हैं ज़िंदगी में, स्टडी से अलग, उनमें उनके पास ऑप्शन होता है कि वो पढ़ाई करें, वो उसमें ग्रेजुएट हों, वो उसमें मास्टर ग्रेजुएट हों। क्या यूपी सरकार भी कुछ इस तरह के कोर्सेज को शुरुआत करने के बारे में सोच रही है? क्योंकि केंद्र की तरफ से शुरुआत हुई है इसे लेकर। बिल्कुल, ये एनईपी में इससे रोजगार में भी फायदा मिलता है आगे चलकर। एनईपी में शामिल है। मैंने कहा जैसे शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, तो रोजगार से जोड़ने में शामिल है और इसकी शुरुआत हो गई है निचले स्तर से और उच्च शिक्षा में भी है। लेकिन किसी भी योजना को अप्लाई करना और पिछले दिनों से जंग लगी हुई व्यवस्था में जोड़ना, फिर उसके लिए फैकल्टीज़ लाना एक बड़ा काम है, लेकिन हो रहा है उस दिशा में और लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं। जहाँ जिस विद्यालय में जो रोजगार संबंधित पाठ्यक्रम जोड़ा गया, लोग उससे जुड़ते हैं, अपनी चॉइस का कोई ना कोई रोजगार वाला वो पाठ्यक्रम को लेते हैं। जातीय जनगणना को लेकर इस वक्त माहौल गर्म है, राजनीति गर्म है, तमाम पार्टियां अपने अपनी तरह से इसे पेश कर रही हैं, जनता के सामने अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने अभी ये कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जातीय जनगणना कराएगी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति वो शॉर्टकट मेथड है जिन लोगों का जो जातीय राजनीति की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की नीति ये कभी भी जाति आधार पर कोई राजनीति नहीं करते, ये राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते हैं। अफसोस है कि देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी आज उस शॉर्टकट मेथड पे आ गई है कि हम भी जातीय राजनीति करेंगे, जबकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन से थिंक टैंक है उनके, जिस जातीय राजनीति करते करते जो उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त किए हुए दल थे, एक एमएलए पे सिमट गया, एक कुछ एमएलए पे सिमट रहा है, तो उसका हश्र जनता के दिमाग से हट रहा है। आज जनता विकास की राजनीति चाहती है, राष्ट्र के प्रति काम हो इसकी राजनीति चाहती है, राष्ट्र का स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़े, स्वाभिमान और सम्मान इसकी राजनीति चाहती है। तो अब जनता की नब्ज़ पर उनके हाथ नहीं है, शॉर्टकट मेथड कभी सफलता को प्रदान नहीं कर सकता। नए शिक्षा आयोग की खासियत क्या रहेगी? पहले हर शिक्षा का अलग अलग आयोग था, बेसिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, प्राविधिक शिक्षा का, व्यावसायिक शिक्षा का। अब माननीय योगी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि उसकी नियुक्तियों के लिए एक शिक्षा आयोग, भ्रष्टाचार बढ़े नहीं और उसमें हर विभाग के जो शिक्षा के हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, एक आयोग एक छत के नीचे एक स्थान से उनके चयन की प्रक्रिया शुरू हो। तो जब ये होगी तो इसमें भ्रष्टाचार की भी कमी आएगी और गति मिलेगी काम को, क्योंकि कभी कभी किसका वो आयोग का चेयरमैन रिटायर हो गया, दूसरे के नॉमिनेशन होते होते टाइम लग गया, इसमें वो सब विकृतियां दूर की गई है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि आप तकनीक को अपग्रेड कर रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपग्रेड करके बच्चों को फ़ायदा मिले इसके बारे में आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को तकनीक से कैसे जोड़ा जाए इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जो योगी जी की सरकार लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन दे रही है, वो यही है कि जिन बच्चों के जो अभाव है, वंचित हैं, जो कि ये सब नहीं खरीद सकते, वो कैसे जोड़ेंगे। तो उन सब को जोड़ने के लिए उनके हाथ में ये जब तकनीकी सबसे बड़ा माध्यम आ जाएगा तो अपने आप तकनीक से जोड़ेंगे वो लोग। आपके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था आपसे बातचीत करने से पहले, तो एक महत्वपूर्ण विषय सामने आया। अब वो सही है या गलत है ये आप बताएं। मुझे लगता है देश की जनता और ख़ासतौर से महाराष्ट्र की जनता इस सवाल का जवाब जानकर खुश होगी अगर ये बात सही है तो। क्या आप आगरा के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को लेकर कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा में एक इतिहास है जो कि उनकी राजनीतिक चतुराई, शौर्य, उनके साहस, उनके कार्य योजना बनाने की विलक्षण क्षमता और कार्य योजना बनाना नहीं, उसे कार्यान्वयन करके ले जाना, इसकी अद्भुत प्रतिभा का परिचायक है वो चैप्टर, कि कैसे उनको छल और कपट से औरंगज़ेब ने बंदी बनाया था और बंदी बनाकर उन्होंने उसको कैसे तोड़ के निकले। उस समय औरंगज़ेब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, उस ताकत में से के शिकंजे से निकल जाना
और अपने गंतव्य तक पहुंच जाना एक बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास का पन्ना है जो आगरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुखद विषय यह है कि इनका कोई स्मारक आगरा में नहीं था। हम लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने मिलकर उसकी जगह की खोज करी पहले तो, कि वो उनको कैद कहाँ करा गया था। किंवदंती थी कि लाल किले में, लेकिन लाल किले में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ शिवाजी महाराज जैसी पर्सनैलिटी को कैद किया जाता। शिवाजी महाराज वो व्यक्तित्व है, वो शख्सियत है जो महाराष्ट्र से उत्तर भारत को जोड़ती है। उत्तर भारत से कई ऐसे विषय हैं जो शिवाजी महाराज से जुड़े हुए हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को का ये स्मारक अगर आगरा में बनेगा तो न सिर्फ दर्शनीय स्थल होगा, न सिर्फ प्रेरणा स्थल होगा, बल्कि महाराष्ट्र और उत्तर भारत की राजनीति को जोड़ने वाला, समतामयी और ममतामयी राजनीति कराने वाला एक विषय बनेगा। हम बातचीत के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात करें उससे पहले एक सवाल और मैं ले लेता हूं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। विपक्ष का कहना है कि ये राजनीति के तहत किया जा रहा है। देखिए, जो चीज़ दीवार पर साफ लिखी है कि उस शराब कांड में परसेंटेज कैसे बढ़ा, कैसे उन ठेकेदारों को या उन व्यवसायियों को लाभ दिया गया, एकदम आशातीत बढ़ा, उसमें प्रतिशतता बढ़ी थी, साफ जाहिर है। उससे फिर निकल के जो बातें आ रही हैं कि कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो इसमें कहाँ राजनीतिक विद्वेष आ रहा है। जो कसौटी पे वो उतर रहा है, ये गलत है, वो फंस रहा है। नहीं, सही बहुत से लोग हैं विपक्ष वाले, उन सब वो क्यों नहीं फंस रहे। ये संजय सिंह या वो उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री, वो फंसे। तो जो काम गलत करेगा वो फंसेगा। योगी सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है और ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम तरह की रिपोर्ट्स कह रही हैं। आपसे मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ। योगी सरकार जब बनी थी पहली बार, यानी मैं इसे सवाल को रिफ्रेम कर देता हूँ, जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने और जब योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, दोनों कार्यकाल में आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है काम करने के स्टाइल में या किसी भी तरह का? जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उससे साल भर पहले तक कोई ये सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। यानी 2017 में बने थे, 2016 में हम लोगों की कल्पना नहीं थी कि हम इतनी बड़ी मात्रा में सीट जीत के आएंगे। लेकिन माननीय मोदी जी का चमत्कार, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, अमित शाह जी की रणनीति और कार्यकर्ताओं का उत्साह, इन सब ने मिलकर एक 300 सीटों से ऊपर का बहुमत दिलाया। योगी जी मुख्यमंत्री बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे वो। तो लोग कई बार सोच रहे थे कि ये एक मठ के मठाधीश है, कैसे चलाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने को सिद्ध किया। आज पूरे देश के प्रांत योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, बल्कि कई तो अति उत्साह में कहते हैं योगी जी को हमारे यहाँ भेज दो। तो ये योगी जी का प्रशासनिक क्षमता का और उनके काम करने की क्षमता का कमाल है। ये जगजाहिर है कि उनके काम की चौतरफा तारीफ हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना यह है कि जो घोसी विधानसभा में अभी उपचुनाव हुआ वो 2024 का सेमीफाइनल था, वो बीजेपी हार गई। और फिर वो एक लाइन में ये कहते हैं कि 2024 में पीडीए एनडीए को हराएगा। ऐसा है कि जो चुनाव हुआ घोसी, वो पहले भी उन्हीं की सीट थी और अब भी जीते हैं, इसलिए। और वहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं वो समाजवादी पार्टी के फेवर में है। इससे पहले भी वो जीत चुके हैं। या तो वो हमारी कोई सीट छीन कर बताते तो ये कहते कि शायद हवा बदल रही है, अब तो भाजपा के गढ़ में हम जीत के आ रहे हैं। तो इसलिए उनका ये कहना सिर्फ राजनीतिक वक्तव्य है और इसके अलावा कुछ नहीं। वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि वो उनका दल एनडीए को हरा देगा। इस समय योगी जी और मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। मोदी जी आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के नेता बन चुके हैं। योगी जी के बुलडोज़र की चर्चा हर तरफ है, सिर्फ यूपी ही नहीं और प्रदेशों में भी इसकी डिमांड है। कैसे देखते हैं इसे आप? योगी जी के बुलडोज़र, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर या गरीबों की ज़मीनों पर अवैध कब्जे कर लिए, ये कब्जे रातों रात नहीं हुए होंगे। इनके बड़े बड़ी अट्टालिकाएँ रातों रात नहीं बनी होंगी। कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण होगा उनको। आज वो सत्ता का संरक्षण जो जिसमें उन्होंने करके ही बना लिया, योगी जी उस सबको ध्वस्त कर रहे हैं। गरीबों की ज़मीन गरीबों को मिल रही है और जो सरकारी ज़मीन है उनमें गरीबों के लिए मकान तैयार करके गरीबों को दिए जा रहे हैं। इसलिए बड़ा क्रांतिकारी काम है
और जो काम अच्छा होता है तो दुनिया उसको सराहती है, अडॉप्ट भी करती है। आज कई प्रदेश उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। आपने अच्छे काम की बात करी, तो जाते जाते एक दो अच्छे काम की और बात कर लेते हैं। योगी जी ने ये कहा कि अब यूपी के अंदर बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा, उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, और दिवाली का तोहफा कहा है उन्होंने कि दिवाली का तोहफा है सरकार की तरफ से। ऐसा है कि दवाई की यानी चिकित्सा की ज़रूरत कितनी होती है व्यक्ति को, कि हमने कई बार सुना है किसी बेटे को अपने पिता या माता को बचाने के लिए डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को बचा लीजिए, मेरी माताजी को बचा लीजिए, चाहे मेरा घर घूरा बिक जाए। ये स्थिति है चिकित्सा की और दवाई की। उस हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। ये वाक्य उन्होंने भी कहीं ना कहीं सुना होगा या पहुंचा होगा। तो उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए जो कि अपने आर्थिक अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे और जीवन उनका छूट जाता था, आज उनको आयुष्मान कार्ड देके उनके जीवन की भी रक्षा कर रहे हैं और बुज़ुर्गों के लिए ये जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग एक बार फिर जोर शोर से उठ रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये ठीक है कहना कि प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक चरित्र है, एक ऐतिहासिक चरित्र है, एक सामाजिक चरित्र है। इसलिए इतना बड़ा प्रदेश भी है और अच्छी तरह चल भी रहा है, फिर योगी जी से और अच्छी तरह चला रहे हैं। इसलिए कुछ लोग अगर अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसे बंटवारे की मांग करते होंगे तो वो करें। अभी तो ऐसा हमको नहीं लगता कि कोई सोच है, और अगर होगा हमारे नेतृत्व का तो अच्छे के लिए होगा। कभी निहित स्वार्थों की राजनीति हमारे नेतृत्व नहीं करता, राष्ट्र हित के फैसले लेता है। अभी हाल ही में एक सत्र बुलाया गया, संसद सत्र बुलाया गया, स्पेशल सत्र वो बुलाया गया था। उसमें महिला आरक्षण बिल को लेकर बात हुई, पेश किया गया, पास किया गया। इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई। महिला आरक्षण बिल को लेकर आप और आपकी सरकार क्या सोच रही है? देश की आधी जनसंख्या और राजनीति से महरूम रहे, बात होती रही 27 सालों से कि उनको आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण मिलना चाहिए उस तबके को जो अपने आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहा या कमज़ोर है। महिला पक्ष भी राजनीति में आने के लिए थोड़ा सा हिचकता था या उसको अवसर नहीं मिलता था। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है माननीय मोदी जी का, जिन्होंने एक स्पेशल सत्र बुलाकर ये बिल पास किया और चिर प्रतीक्षित महिला नारी शक्ति की अभिलाषा पूरी की है। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने हैं अजय राय यूपी के अंदर। उनका कहना यह है कि कांग्रेस 80 में से 80 सीटें जीतेगी और लड़ेगी। अजय जी का नाम मुंगेरी लाल लगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर 80 सीटें कांग्रेस लड़ेगी तो फिर इंडिया का क्या होगा? वो यही अभी देखिए, जो इंडिया बनाया है, अभी इन पर यही विवाद होने वाला है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने। हर बड़ा नेता उनका प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। ये कि हम कितनी सीटों पर लड़ें, जब उनका प्रदेश अध्यक्ष कहता है 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो किस तुफैल में कह गए मैं नहीं समझता। जैसे प्रियंका गांधी कह गई कि इंदिरा जी महापुरुष थी बहुत बड़ी, और फिर कह रही नहीं पुरुष नहीं थी, महिला थी। तो ये सब राजनीतिक अपरिपक्वता है। जाते जाते, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है और एक तरह से शंखनाद हो चुका है चुनाव का, ओबीसी और दलित वोट बैंक को हर पार्टी अपने खेमे में लेना चाहती है और ये दावा कर रही है कि ओबीसी और दलित का वोट बैंक जो है वो उस पार्टी के साथ में है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी कोई खास रणनीति बना रही है कि ओबीसी और दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम करे? देखिए, इस देश की जनता की मूल चिति या प्रकृति राष्ट्रीयता है, इस भारत के प्रति लगाव है। तो ये हम अगर उत्पन्न करेंगे तो वो हमें वोट देगी, और उत्पन्न हो चुकी है ये। वरना जाति राजनीति करने वाले लोग जो सत्तासीन थे, मैंने अभी आपसे कहा कि 2016 तक हम नहीं सोच सकते थे कि हम इतनी बड़ी मात्रा में जीत के आएंगे। लेकिन जब मोदी जी के राष्ट्रीय कृतित्व ने और राष्ट्रीय चरित्र ने एक फिज़ा बनाई पूरे देश के अंदर कि हम अब राष्ट्रवाद की बातें करेंगे, इस देश की बात करेंगे, जाति की नहीं करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो वो सब अब इन बातों को पीछे छोड़ चुकी जनता सीधे सीधे राष्ट्र के निर्माण पे, विकास के लिए वोट करती है। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल, क्योंकि ये भी चर्चा आम है बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी। क्या मोदी जी के बाद
भारतीय जनता पार्टी में अब योगी जी होंगे? ये तो परिकल्पना है, अभी इसमें कोई बात करना मैं अभी उचित नहीं समझता। ये तो तत्कालीन फैसले होंगे कि मोदी जी कब तक रहेंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि मोदी जी एक भगवान उनको लंबी उम्र दे और इस देश में शासन करें। देश की जनता अभी उन्हें हटते हुए नहीं देखना चाहती। फिर भी जब कई नेतृत्व परिवर्तन होगा, परिवर्तनशील संसार है, तो उस समय हमारे पास व्यक्तित्व बहुत हैं जिनको अवसर मिल सकता है। योगी जी को मिल सकता है और लोगों को मिल सकता है। आप लोगों ने टारगेट सेट किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, जानी जाती है टारगेट सेट करके चुनाव में जाने के लिए। इस बार आप लोगों ने कोई नंबर तय किया है कि 80 में से कितनी सीटें आप जीतेंगे? यूपी के अंदर 80 से 80 अब की बात पूरी तरह से। जयंत चौधरी आपके साथ आ रहे हैं? अब वो आएंगे तो उनका स्वागत है, नहीं आएंगे तो मात खाएंगे। खबर ये भी है कि अब की बार 20 से 30 सांसदों का टिकट कट सकता है। जो उनके अमित शाह जी के में या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के सर्वे में ऐसा लगेगा कि ये इनका कार्य अच्छा नहीं था, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो टिकट कटना स्वाभाविक है। वैसे ये नेतृत्व का काम है, मेरा इसमें डिसीजन नहीं है। योगेंद्र जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यूपी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और ये बताया किस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, आने वाले 2024 के चुनाव की किस तरीके से तैयारी करी जा रही है और यूपी में शिक्षा का स्तर किस तरीके से बेहतर किया जाए, इस ओर किस तरह से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।